नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, तो बिल्कुल आपको पता होगा कि हम अंकित भाटी सर की जो एसएससी जीडी के लिए 2025 की बुक आई हैं, उस बुक को हम सॉल्व कर रहे हैं। बात करते हैं तो इस समय दोपहर 12 बजे जो हमारी क्लास होती है, वह जीके जीएस की होती है। जीके और जीएस की होती है। जीके जीएस में बात करें तो अब तक जो है 2 टॉपिक को कंप्लीट करा दिया गया है। आज हमारा तीसरा टॉपिक रहेगा। जैसे हम बात करते हैं 2 टॉपिक में क्या-क्या हैं, तो आपके हिस्ट्री के क्वेश्चन जितने भी थे और जियोग्राफी के जितने भी प्रश्न दिए गए थे, वह सभी वीडियो अपलोड कर दिया गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट बनाया गया है। आप हर एक वीडियो को क्रमागत से देख सकते हैं। जीएस के साथ-साथ बात करते हैं, अगर आप मैथ हो, रीजनिंग हो, हिंदी हो, इन सभी का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट आपको सबका मिल जाएगा। आप हर एक वीडियो को देख सकते हैं क्रमागत से। अगर बात करते हैं इन सभी बुक का, अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमारा जो प्रश्न रहेगा वह भारतीय राज्य व्यवस्था का रहेगा, जिसे पॉलिटी कहा जाता है। इसमें अगर बात करते हैं, टोटल प्रश्नों की संख्या लगभग 250 प्रश्न दिए गए हैं। इसमें हम बात करें 4 से 5 से 6 वीडियो में कवर कर लिया जाएगा सभी प्रश्न को। ठीक है, तो चलिए हम प्रश्न शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। देखिए, इसमें आपसे पहला प्रश्न पूछा गया है कि न्यायाधीश को हटाए जाने के संबंध में नीचे दिए कथन को पूरा कीजिए। न्यायाधीश को हटाने के लिए कैसे प्रक्रिया है संविधान में, यहाँ हमें बताना है। पहला ऑप्शन कह रहा है न्यायाधीशों को हटाने के लिए कोई प्रक्रिया नहीं निर्धारित की गई है, तो आप कहेंगे यह बात गलत कह रहा है। पहला ऑप्शन तो हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है न्यायाधीशों को हटाने के लिए कठिन प्रक्रिया का निर्धारित किया गया है। या फिर तीसरा आपसे कह रहा है कि यह केवल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया निर्धारित करता है। यह भी गलत हो जाएगा। आप कहेंगे न्यायाधीशों को हटाने के लिए बहुत क्या दिया है, देखते हैं। बहुत लचीला प्रक्रिया निर्धारित की गई है, तो यह भी आपका गलत हो जाएगा। आप कहेंगे जो बी वाला ऑप्शन दिया गया है, न्यायाधीशों को हटाने के लिए कठिन प्रक्रिया का प्रावधान दिया गया है भारतीय संविधान में, तो आप कह सकते हैं कि बी वाला ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए, व्याख्या में बताया गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के चौथे में न्यायाधीश को हटाए जाने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। पूछ लिया जाएगा प्रश्न में कि न्यायाधीशों को हटाने के लिए कौन सा अनुच्छेद बताता है, तो आप कहेंगे अनुच्छेद संख्या 124 का जो चौथा भाग है, वह बताता है न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया उसमें दी गई है। दूसरा कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बी रामास्वामी महाभियोग का सामना करने वाले पहले न्यायाधीश से, हालांकि यह प्रस्ताव जो है लोकसभा में ही गिर गया था। न्यायाधीश जो वी रामास्वामी हैं, इनको महाभियोग लगाया गया था, लेकिन यह प्रस्ताव जो है लोकसभा में ही रह गया, आगे नहीं बढ़ पाया। तो आप कहेंगे कि महान्यायाधीश जो थे वी रामास्वामी, इनको महाभियोग से भी नहीं हटाया गया था। चलिए अब आगे की बात करते हैं। देखिए, दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के भाग संख्या 4 के पहले के अनुसार यदि माता पिता या संरक्षक है तो कितने वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या फिर प्रतिपालक के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे। कितने वर्ष की आयु के लिए, तो आप कहेंगे भाग संख्या 4 के पहले में बताया गया है, यह 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए बात कही गई है। ठीक है, आगे बात करते हैं। व्याख्या के रूप में बताया गया है कि 86वां संविधान संशोधन हुआ था। इसके तहत 2002 के
द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु वाले समस्त बच्चों को निःशुल्क जो है तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करें। यह प्रावधान भारतीय संविधान के भाग संख्या 4 के अनुच्छेद 51 ए या फिर 11वें मौलिक कर्तव्य तथा अनुच्छेद संख्या 21 के ए के तहत मौलिक अधिकार में जोड़ा गया है। पूछ लिया जाएगा कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो मौलिक अधिकार में जोड़ा गया है यह किस अनुच्छेद में है, तो आप कहेंगे यह अनुच्छेद संख्या 21 के ए में जोड़ा गया है। 2002 के तहत जोड़ा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे जो हैं अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, यह उनका मौलिक अधिकार है। और यही बात करेगा भाग संख्या 4 के क में, तो आप कहेंगे अनुच्छेद 51 बताता है कि उनके माता पिता का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने बच्चों को जो है 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा जो है कराई जाए विद्यालय में जा कर के, और सरकार का यह कर्तव्य होगा कि वह निःशुल्क उनकी शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है कि संविधान सभा ने कब को भारत के संविधान को अपनाया था। संविधान सभा संविधान को कब अपनाया था यह हमसे पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया है 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947, 24 जनवरी 1950। हमसे पूछा जा रहा है कि संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब अपनाया था, तो आप कहेंगे यह 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, जो कि ऑप्शन आपके बी वाले में दिया गया है। ठीक है, आगे की बात करते हैं। देखिए, इसमें व्याख्या के रूप में बताया गया है कि संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के संस्तुतियों के आधार पर किया गया था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कहाँ हुई थी, तो आप कहेंगे नई दिल्ली में हुई थी। पूछा जाएगा संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो आप कहेंगे 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कहाँ हुई थी, तो आप कहेंगे नई दिल्ली में हुई थी। कह रहा है कि भारतीय संविधान की पहली बैठक में सबसे बुजुर्ग सदस्य कौन थे, तो आप कहेंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। सबसे बुजुर्ग होने के कारण इन्हें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। कुछ समय के लिए यह अध्यक्ष बनाया गया था क्योंकि इनको सम्मान दिया गया, आप सबसे बुजुर्ग हैं, आप ही संविधान सभा की पहली बैठक के जो हैं अध्यक्ष बनेंगे। अध्यक्ष वो भी अस्थायी अध्यक्ष बनेंगे। ठीक है, उसके बाद 2 दिन के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए, यहाँ व्याख्या में भी बता दिया गया है कि 9 दिसंबर को तो पहली बैठक हुई थी जिसकी अध्यक्षता किए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उसके 2 दिन के बाद 11 अगस्त 1946 को भारतीय संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है जिसके अध्यक्ष कौन थे, तो आप कहेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और यह एक अस्थायी अध्यक्ष थे। सच्चिदानंद कैसे अध्यक्ष थे, तो आप कहेंगे अस्थायी, कुछ समय के लिए थे। अस्थायी होना हमेशा के लिए। अध्यक्ष कौन थे, तो आप कहेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, या फिर इस समय इसमें जो है 22 भाग और 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां थी। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था, तो आप कहेंगे 26 नवंबर 1949 को। जब 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया था तब उसमें टोटल कितने भाग थे, तो आप कहेंगे 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, आगे बात करते हैं। बताया जा रहा है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, तो आप कहेंगे 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक होती है, और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए थे। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब होती है, तो आप कहेंगे 24 जनवरी 1950 को हुई थी, और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब देखिए, चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया है। भारत में अनुच्छेद 333 के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य की विधानसभा से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी। कितने से, तो आप कहेंगे, प्रश्न में कह रहा है कि अनुच्छेद 333 की बात कर रहा है, तो आप कहेंगे प्रत्येक राज्य की विधानसभा में 500 से
अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी। कहेंगे 500 किस ऑप्शन में दिया गया है, बी वाले में दिया गया है, तो आप कह सकते हैं कि बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रत्येक राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं, तो आप कहेंगे 500। यही हमसे पूछा गया है कि राज्य की विधानसभा में अनधिक कह रहा है कि अनधिक मतलब अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं, आप कहेंगे 500 सदस्य हो सकते हैं। और पूछ लिया जाएगा सबसे कम सदस्य कितने हो सकते हैं, तो आप कहेंगे 60 जो है सबसे कम सदस्य हो सकते हैं और 500 से अधिक भी नहीं हो सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए, इसमें बताया गया है व्याख्या के रूप में प्रत्येक राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 500 होती है। और सबसे कम कितना होता है, तो आप कहेंगे 60 सदस्य हो सकते हैं। कह रहा है इसके कुछ अपवाद हैं, जैसे गोवा में बात करेंगे तो गोवा में विधानसभा के सदस्यों की बात करें तो वहाँ 40 सदस्य हैं। मिजोरम में बात किया जाएगा तो 40 सदस्य ही हैं। सिक्किम की बात किया जाएगा तो 32 ही हैं, क्योंकि यह अपवाद वाले क्षेत्र में आते हैं। वैसे तो कहा गया है कि 60 से कम सदस्य नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो यह छोटे राज्य हैं। यहाँ जो है 40 ही सीट दी गई हैं विधानसभा की मिजोरम गोवा को, और मिजोरम में बात करते हैं 40 ही है और सिक्किम में 32 दी गई हैं। ठीक है, आगे की बात करते हैं। 5वां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, संविधान कई तरह से सरकार की शक्तियों को सीमित करता है। सरकार के शासन को सीमित करने का सबसे सामान्य तरीका कुछ को निर्दिष्ट करना है जो हम सभी के पास नागरिक के रूप में है और जिसका उल्लंघन करने की अनुमति किसी भी सरकार को नहीं दी जा सकती है। क्या हो जाएगा? प्रश्न में हमसे कह रहा है कि संविधान कई तरह से सरकार की शक्तियों को सीमित कर देता है। संविधान जो है सरकार की शक्तियों को सीमित कर देता है। सरकार के शासन को सीमित करने का सबसे सामान्य तरीका कुछ को निर्दिष्ट करना है जो हम सभी के पास नागरिक के रूप में प्रयाग है। अब यहाँ से पकड़ सकते हैं, देखिए, जो हम सभी के पास नागरिक के रूप में है। नागरिक के रूप में क्या होता है, तो आप कहेंगे मौलिक अधिकार होते हैं। ऑप्शन किस में दिया गया है, देखते हैं। मौलिक अधिकार आपके ऑप्शन जो दिया गया है बी वाले में, आप कह सकते हैं कि बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे की बात करते हैं। देखिए, 6वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जब राज्यसभा के सभापति का पद रिक्त हो जाता है अर्थात खाली हो जाता है, उसके कर्तव्यों का पालन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? जब राज्यसभा के सभापति जो हैं उनका पद किसी कारणवश खाली हो जाता है तो उनका काम करने के लिए किसे बैठाया जाता है उनकी सीट पर? तो आप कहेंगे जब राज्यसभा के सभापति किसी कारणवश उनके पद जो है खाली होते हैं तब राज्यसभा के उपाध्यक्ष जो हैं उनके पद को संभालते हैं। राज्यसभा के उपाध्यक्ष किस में दिया गया है, तो आप कह सकते हैं ऑप्शन सी वाले में दिया गया है, राज्यसभा के उपाध्यक्ष होते हैं। ठीक है, आगे की बात करते हैं अगले प्रश्न की। देखिए, व्याख्या के रूप में बताया गया है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अनुच्छेद यह बताया गया है 89 में बताया गया है। ठीक है, कह रहा है कि राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति होते हैं वह राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, और यह बात आपके कही गई है अनुच्छेद 89 में बताया गया है 89 में। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होते हैं। पूछा जाएगा प्रश्न में कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य होते हैं, तो आप कहेंगे नहीं होते हैं। ठीक है, कह रहा है राज्यसभा के सभापति को भारत की संचित निधि से वेतन दिया जाता है। राज्यसभा के सभापति को कहाँ से वेतन दिया जाता है, तो आप कहेंगे इन्हें जो है संचित निधि से वेतन दिया जाता है राज्यसभा के सभापति को। चलिए, 7वां प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से भाग का संबंध राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस भाग में बताए गए हैं, तो आप कहेंगे डीपीएसपी की बात की जा रही है, तो यह भाग संख्या 4 में बताई गई है। ठीक है, किस में है, भाग संख्या 4 में है। आगे की बात करते हैं।
डीपीएसपी के बारे में बताया गया है व्याख्या के रूप में। इसका वर्णन संविधान के भाग संख्या 4 में मिलता है और अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है। अगर बात करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व लाए कहाँ से गए हैं, तो आप कहेंगे आयरलैंड से लाए गए हैं और इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है, एक कानून द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं इसे जो है न्यायालय द्वारा आप ज़बरदस्ती करके लागू नहीं करा सकते हैं। मौलिक अधिकार को आप लागू करा सकते हैं, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो हैं, जब राज्य का मन करेगा तब वह लागू करेगा। ठीक है, चलिए देखिए अगला बताया गया है कि लोक कल्याणकारी राज्य की कल्पना का समावेश भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में मिलता है। पूछा जाएगा लोक कल्याणकारी अर्थात लोगों का कल्याण कैसे हो, इसकी कल्पना कहाँ समावेश की गई, कहाँ बताया गया है, तो आप कहेंगे यह बताया गया है डीपीएसपी में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में बताया गया है। आगे की बात करते हैं। देखिए अब 8वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के वित्त आयोग से संबंधित है। वित्त आयोग से कौन सा अनुच्छेद बताया गया है इन चारों ऑप्शन में से, तो आप कहेंगे अनुच्छेद जो बताया गया है 280 जो बताया गया है यह वित्त आयोग से संबंधित है। ऑप्शन बी वाला आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए 8 के बाद आपके सामने 9वां प्रश्न है। इसमें कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि किसी अपराध के लिए अभिव्यक्ति को किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध जो है साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यह किस अनुच्छेद में बताया गया है, तो आप कहेंगे इन चारों में से जो अनुच्छेद संख्या 20 बताई गई है इसमें बताया गया है कि जो व्यक्ति है अभियुक्त है। प्रश्न में कह रहा है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संरक्षण से अनुच्छेद संख्या 20 संबंधित है। देखिए व्याख्या के रूप में बताया गया है आपसे कि अनुच्छेद 20 के तहत 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी जाती है। पहला है जिसमें से किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक ही बार दंडित किया जाता है, अर्थात एक व्यक्ति को एक ही बार सज़ा, जैसे एक व्यक्ति ने किसी का मर्डर कर दिया है तो उसको आज जीवन जो है मान लीजिए 5 साल की सज़ा हुई है, एग्जाम्पल के लिए हम बता रहे हैं। कुछ दिन के बाद यह पता चला कि संविधान में संशोधन कर दिया गया है कि जो मर्डर करेगा उसको अब सज़ा जो है उसकी आजीवन कारावास में कर दी जाएगी। तो जो वह व्यक्ति 5 वर्ष की सज़ा काट चुका है तो अब उसे दोबारा जेल में नहीं डाला सकता है, क्योंकि वह ने जो मर्डर किया था उस व्यक्ति का, उसका सज़ा वह व्यक्ति काट चुका है। अब दोबारा वह गलती करता है तब जाके उसे सज़ा दे सकते हैं। ठीक है, यह बात कही गई है पहला। दूसरा कह रहा है अपराधी को अपराध करने के समय जो कानून में उसी तहत सज़ा दी जाती है, जैसे सेम उसी प्रकार की अगर हम बात करते हैं, जैसे आज मान लीजिए कोई व्यक्ति है वह चोरी कर लिया, एक व्यक्ति है अगर यह चोरी कर लेता है तो आज के संविधान में अगर हम बात करते हैं, आज कानून बताया गया है कि जो व्यक्ति चोरी करेगा उसका हाथ एक काट लिया जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर हम बता रहे हैं कि जो व्यक्ति चोरी करता है उसके हाथ को काट लिया जाएगा। यह आज के संविधान की बात करते हैं। कुछ दिन के बाद संविधान में संशोधन कर दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी का सामान चुराता है तो उसका गर्दन काट दिया जाए। तो आप कहेंगे जब यह व्यक्ति है चोरी किया है तो इस आज के समय में चोरी किया है तो आज ही के समय वाली सज़ा दी जाएगी, ना कि आगे जाके संविधान में संशोधन करने के बाद वाली सज़ा दी जाएगी। ठीक है, तो आप कहेंगे अगर यह व्यक्ति आज चोरी किया है तो आज यह जेल में नहीं है, हो सकता है 2-4 महीने के बाद पकड़ा जाए, लेकिन इस व्यक्ति को जो सज़ा दी जाएगी पुरानी वाली ही सज़ा दी जाएगी जब वह अपराध किया हो, वही बताया गया है। तीसरा कह रहा है कि किसी अपराधी के लिए किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, कि उस व्यक्ति से स्वयं गवाही लिया जाए कि आप ज़बरदस्ती उससे गवाही दिलवा सकते हैं, तो यह नहीं किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। यह बताया गया है भाग
प्रश्न संख्या 10 में कह रहा है कि राज्यसभा की अधिकतम सदस्य कितनी संख्या होती है, यह हमसे पूछा गया है। राज्यसभा के अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी हो सकती है, तो आप कहेंगे 250 हो जाएगी। और यह बात कही गई है अनुच्छेद 80 में बताया गया है कि राज्यसभा को उच्च सदन तथा राज्यों की परिषद भी कहते हैं, क्योंकि इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा को कभी भंग किया जा सकता है, तो आप कहेंगे नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, तो आप कहेंगे 30 वर्ष होनी चाहिए। इसके सदस्यों का कार्यकाल कितने समय के लिए होता है, तो आप कहेंगे 6 वर्ष के लिए होता है। ठीक है, अगर राज्यसभा का आपको सदस्य बनना है तो आपकी उम्र जो है कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए, और जो है आपका जो कार्यकाल होगा वह 6 वर्ष का होगा। आगे की बात करते हैं। देखिए 11 नंबर के प्रश्न में आपसे कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में कुछ मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए जाते हैं। कब आपके मौलिक अधिकार छीन लिए जाते हैं कुछ। पहला ऑप्शन कह रहा है किसी आपातकाल के दौरान, चाहे राष्ट्रीय हो या स्थलीय हो, ये राष्ट्रीय हो या फिर स्थानीय हो, तो आप कह सकते हैं राष्ट्रीय होगा तब छीन लिया जाएगा, लेकिन इसमें स्थानीय दिया गया है तो आप कहेंगे यह गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन कह रहा है बाहरी आपात स्थितियों के दौरान, जैसे युद्ध हुआ हो या फिर बाहरी आक्रमण हुआ हो, तो आप कह सकते हैं जब आपात इमरजेंसी लगाया जाता है वह किस दौरान लगाया जा सकता है, या तो बाहरी युद्ध हुआ हो या फिर बाहरी आक्रमण हुआ हो, तब आपके जो है मौलिक अधिकार को कुछ मौलिक अधिकार को छीन लिए जाते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे ऑप्शन बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। 20 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया 12 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वतंत्रता के अधिकार में कोई भी पेशा, व्यवसाय, व्यापार या फिर वाणिज्य करने का शामिल अधिकार है। आप किस अनुच्छेद के तहत कहीं व्यापार कर सकते हैं, कहीं व्यवसाय कर सकते हैं या फिर अपना बिजनेस कर सकते हैं, घूम सकते हैं, तो आप कहेंगे यह बात कही गई है। सीधी भाषा में किया जाए तो यह कह रहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में बताई गई है, तो आप कहेंगे अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वह अनुच्छेद 19 में बताया गया है। तो अनुच्छेद 19 वाला ऑप्शन डी में बताया गया है, तो आप कह सकते हैं डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की बात कर लेते हैं। अब बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद का संबंध है भारतीय संसद से है। कौन सा अनुच्छेद का संबंध इनमें से भारतीय संसद से है, तो आप कहेंगे 79 से 122 तक के जो अनुच्छेद हैं यह भारतीय संसद से संबंधित है। ठीक है, संसद के कितने अंग होते हैं, तो आप कहेंगे 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। संसद के कितने अंग होते हैं, तो आप कहेंगे 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। आगे बात करते हैं। देखिए 14 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। इनमें से कौन सा अनुच्छेद है जो मौलिक कर्तव्यों से शामिल है, तो आप कहेंगे मौलिक कर्तव्य के लिए अनुच्छेद 51 के ए में बताया गया है। ठीक है, 51 के ए में मौलिक कर्तव्य हैं, आप कहेंगे भाग संख्या 4 के क में बताया गया है। ठीक है, आगे की बात करते हैं। देखिए इसमें व्याख्या के रूप में बताया गया है कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिशों पर 42वां संविधान संशोधन 1976 में होता है। इसके तहत 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ठीक है, इन्हें किस भाग में जोड़ा गया है, तो आप कहेंगे भाग संख्या 4 के क में जोड़ा गया है, अनुच्छेद 51 का क दिया गया है, और इन्हें जो है रूस के संविधान से लाया गया है। पूछा लिया जाएगा मौलिक कर्तव्य जो हैं वह कहाँ से लाए गए हैं, तो आप कह सकते हैं रूस के संविधान से लाया गया है। आगे कह रहा है मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे। पूछ लिया जाएगा जो संविधान का मूल संविधान था उसमें मौलिक कर्तव्य कितने थे, तो आप कहेंगे एक भी शामिल नहीं था। ठीक है, कब जोड़ा गया, तो आप कहेंगे 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर यह जोड़ा गया था टोटल 10 मौलिक अधिकारों को।
वर्तमान में पूछ लिया जाएगा तो कितनी हो जाएंगी, तो आप कहेंगे वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या क्या हो जाएगी, वह 11 है। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। 15 नंबर का प्रश्न है, आपसे पूछा गया है भारत के उपराष्ट्रपति किस विधायी निकाय के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति किस विधायी निकाय के पदेन अध्यक्ष के रूप में काम करते हैं। देखिए पदेन अध्यक्ष के रूप में अभी हमने बताया है ऊपर वाले प्रश्नों में, तो आप कहेंगे राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति, और इनको वेतन कहाँ से दिया जाता है, तो आप कहेंगे संचित निधि से दिया जाता है। आगे बात करते हैं। 16 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है राष्ट्रीय ध्वज का अनादर भारतीय संविधान में उल्लिखित निम्नलिखित में से किस मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन करता है। पूछा गया है कि राष्ट्रीय ध्वज का अनादर करना, अपमान करना, यह संविधान के किस भाग में या किस अनुच्छेद में बताया गया है, तो आप कहेंगे यह बताया गया है अनुच्छेद 51 के पहले वाले में ही बताया गया है, अनुच्छेद 51 के ए वाले में ही बताया गया है। इसमें मौलिक कर्तव्यों की संख्या की बात करें, यह तो 51 ए हो गया। अब जो ए वाला जोड़ा गया है इसमें ए बी सी डी ऐसे करके जे तक जोड़े 11 तक हैं, 11 मौलिक कर्तव्य हैं, तो आप कह सकते हैं के तक हैं। अब किस में बताया गया है कि आप जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका अपमान नहीं कर सकते हैं, तो आप कहेंगे 51 के डबल ए में कहा गया है, 51 के पहले में कहा गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। 17 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया रीट नहीं है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इनमें से कौन सा रीट जारी नहीं किया जाता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण किया जाता है, प्रतिषेध भी किया जाता है, अधिकार पृच्छ भी किया जाता है, लेकिन जस सोली जो होता है यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी नहीं किया जा सकता है। तो आप कहेंगे यह बात कही गई है ऑप्शन डी वाले में, तो डी वाला यहाँ बिल्कुल गलत बताया गया है। 5 प्रकार के आपके रिट जारी करता है, एक बंदी प्रत्यक्षीकरण और होता है प्रतिषेध और दिया गया है अधिकार पृच्छ, तो एक बचता है आपका कहेंगे परमादेश हो जाएगा, एक परमादेश हो और एक और बच रहा है, तो आप कहेंगे वह कौन सा हो जाएगा। तो परमादेश हो गया, प्रतिषेध हो गया, अधिकार पृच्छ हो गया, बंदी प्रत्यक्षीकरण, आप कहेंगे एक उत्प्रेषण भी होता है, उत्प्रेषण। ठीक है, आप कहेंगे यह 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय की बात करते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है। सर्वोच्च न्यायालय की बात करेंगे तो आप कहेंगे अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। ठीक है, अब आप बताइए कि जो स्टेट हाई कोर्ट होते हैं वह किस अनुच्छेद के तहत यह रिट जारी करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बताइए। 18 नंबर के प्रश्न में है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य शामिल हैं। मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में शामिल किए गए हैं, तो आप कहेंगे 51 के ए में दिया है, 51 के ए में, तो आप कहेंगे पहला डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 51 सभी में दिया। आगे बात करते हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है कि खाली स्थान की अवधारणा तत्कालीन सोवियत समाजवादी गणराज्य यूएसएसआर के संविधान से ली गई है। यूएसएसआर के संविधान से क्या लिया गया है, अर्थात आप कह सकते हैं रूस के संविधान से क्या लिया गया है। मौलिक अधिकार लिया गया है, मौलिक कर्तव्य लिया गया है, प्रस्तावना ली गई है, या फिर मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार दोनों लिए गए हैं। तो आप कहेंगे यूएसएसआर अर्थात रूस से क्या लिया गया है, तो रूस से लिया गया है केवल मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। 20 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में वर्णित किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में कौन सा अनुच्छेद बताता है, तो आप कहेंगे अनुच्छेद 129 बताता है कि सर्वोच्च न्यायालय अगर कोई फैसला दे दिया तो वह पत्थर की लकीर हो जाएगा, आगे जाकर वह उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं एक नज़ीर के रूप में प्रयोग होता है। तो सर्वोच्च न्यायालय का यह किस भाग में बताया गया है, तो आप कहेंगे अनुच्छेद संख्या 129 में बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में वर्णित किया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं।
देखिए 21 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है कि भारत के राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट का पीठासीन अधिकारी निम्नलिखित में से कौन होते हैं। काउंसिल ऑफ स्टेट जो होता है पीठासीन अधिकारी, किसके राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी कौन होते हैं, तो आप कहेंगे राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं यह हो जाएंगे उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। बताया गया है अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का पद जो है अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सभी सदस्य भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति को पद से कह रहा है कि उपराष्ट्रपति को पद की शपथ जो है राष्ट्रपति दिलाते हैं। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं, तो आप कहेंगे राष्ट्रपति दिलाते हैं। चलिए 22 नंबर का प्रश्न है, देख लेते हैं। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसे भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। इनमें से कह रहा है कि भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था। अभी हमने ऊपर वाले प्रश्न में पढ़ के आया है कि 11 दिसंबर 1949 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। इनके पहले 9 नवंबर को कौन थे, तो आप कहेंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, आगे की बात करते हैं। अब आपसे पूछा गया है कि किसके पास संसद के किसी भी सदन का आह्वान या फिर सत्रावसान करने या फिर लोकसभा को भंग करने की शक्ति होती है। लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास होती है, लोकसभा अध्यक्ष के पास, राष्ट्रपति के पास, भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास या फिर प्रधानमंत्री के पास। तो आप कहेंगे जो लोकसभा को भंग करने की शक्ति होती है वह राष्ट्रपति के पास होती है। ऑप्शन बी वाले में बताया गया है। इसमें बताया जा रहा है कि अनुच्छेद 85 के तहत संसद सत्र अर्थात दोनों सदन आहूत करना या फिर सत्रावसान या लोकसभा में विघटन करने का अधिकार जो है वह राष्ट्रपति को दिया गया है। यह बात अनुच्छेद 85 में कही गई है। 108 में बताया गया है कि राष्ट्रपति संसद का संयुक्त सत्र बुला सकता है। राष्ट्रपति जो है दोनों सदनों को एक साथ बुला सकते हैं। यह बात किस भाग में कहेगी, तो आप कहेंगे अनुच्छेद 108 में बताया गया है कि राष्ट्रपति जो होंगे संसद के दोनों सदन को एक साथ बुला सकते हैं। संयुक्त उसे सत्र कहते हैं। कह रहा है संयुक्त सत्र की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। आगे बात करते हैं। देखिए इसमें हमसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इनमें से कौन सा कथन गलत बताया गया है मौलिक कर्तव्यों के संबंध में। चलिए थोड़ा सा ऊपर हम कर लेते हैं ताकि हमको पूरा क्वेश्चन ऑप्शन दिखाई दे दे। ठीक है, चलिए पहला ऑप्शन कह रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख 51 के ए में किया गया। यह बात बिल्कुल सही कह रहा है। संविधान जो है 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत मौलिक कर्तव्य संबंधित है। ठीक है, हाँ 86वां संविधान संशोधन से संबंधित है 2002 से। दूसरा कह रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख भाग संख्या 5 के ए में है। नहीं, मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख जो किया गया है यह भाग संख्या 4 के ए में बताया गया है। ठीक है, आप कह सकते हैं चौथे के ए में बताया गया है। और 5वें की बात करते हैं तो यह नहीं हो जाएगा, सी वाला जो है यहाँ गलत हो जाएगा और हमसे गलत ही पूछा गया था। तीसरा कह रहा है कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था और यह मौलिक कर्तव्य से शामिल है। ठीक है, आगे बात करते हैं। कह रहा है कि राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। इसका उल्लेख भारत के संविधान के किस भाग के अंतर्गत किया गया है। कह रहा है तो आप कह सकते हैं कि ऑप्शन बी वाला जो हो जाएगा भाग संख्या 4 में यह बताया गया है कि राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। आगे बात करते हैं 26 नंबर का प्रश्न देखते हैं।
26 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के राज्य नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत मुख्य उद्देश्य हासिल करता है, सामाजिक एवं आर्थिक न्याय को हासिल करता है, या फिर धार्मिक सद्भाव को, राजनीतिक स्थिरता को, या फिर आर्थिक असमानता को। कह रहा है डीपीएसपी का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आप कहेंगे यह सामाजिक एवं आर्थिक न्याय से संबंधित है। ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं। प्रश्न संख्या 27 आपके सामने है। पूछा गया है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का उल्लेख समानता के अधिकार के अंतर्गत किया गया है। समानता का अधिकार किसके अंतर्गत किया गया है, उपाधियों का उन्मूलन में या फिर धार्मिक मामलों के प्रबंधन में। तो आप कहेंगे जो समानता का अधिकार बताया गया है यह कह रहा है कि उपाधियों के उन्मूलन में ही बताया गया है समानता का अधिकार। ठीक है, आगे बात करते हैं। 28 में बताया जा रहा है कि मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हमारी समग्र संस्कृति की समृद्धि, विरासत के महत्व और संरक्षण से संबंधित है। कौन सा कह रहा है, कौन सा मौलिक कर्तव्य है जो हमारी संस्कृति और समृद्धि, विरासत के महत्व से, संरक्षण से संबंधित है। तो ये कहा गया है यह आपके किस में बताया गया है, तो आप कहेंगे ए के एफ में बताया गया है। अनुच्छेद 51 के ए के एफ में बताया गया है, पहला वाला ही ऑप्शन में दिया गया है, तो आप कह सकते हैं पहला वाला बिल्कुल सही है। आगे की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 29 देखते हैं। प्रश्न संख्या 29 में आपके सामने पूछा गया है कि जैसा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 में निहित है, किसी राज्य के विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, एक को और दूसरे को विधानसभा के रूप में जाना जाता है। यह अनुच्छेद 168 में बात कही गई है कि राज्यसभा के विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, एक तो विधानसभा होता है, दूसरा क्या होता है, तो आप कहेंगे दूसरा विधान परिषद होता है। और यह बात कही गई है अनुच्छेद 168 में कही गई है। ठीक है, आगे बात करते हैं। 129 नंबर का हो गया प्रश्न, 130 नंबर का प्रश्न रहेगा और आज का लास्ट प्रश्न रहेगा। 130 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक कैसा अधिकार है, निर्देशक का सिद्धांत है, मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, या फिर गैर संवैधानिक अधिकार है। जो संपत्ति का अधिकार है यह पहले जो हुआ करता था तब मौलिक अधिकार के अंतर्गत था, लेकिन 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था, 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 के तहत इसे मौलिक अधिकार से हटाकर संवैधानिक अधिकार कर दिया गया है। तो आप कहेंगे सरकारी अधिकार हो गया है, यह आप कह सकते हैं संवैधानिक अधिकार हुआ गया है। यही हमसे पूछा गया है कि संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है, तो यह कह सकते हैं आप संवैधानिक अधिकार है। ऑप्शन सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।